हेलो एवरीवन, चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने देखा था रासायनिक संयोग के नियम और रासायनिक अभिक्रियाओं का मापन। तो मापन हम देख चुके हैं। आज देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें से हम दो नियम देख चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है जो दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अब इसमें हम ये कुल मिलाकर के 5 नियम है, पहले ही बताया गया है। तो इसमें से देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। अब ये नियम है क्या, समझते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब देखिए समझिए, जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के द्रव्यमान में जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, उनमें एक सरल अनुपात होता है। फिर से देखिए, जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमान में जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, एक सरल अनुपात होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व, इनसे दो प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। एक होता है जल H2O और दूसरा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो चलिए देखते हैं। इसका अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान को लेते हैं, ऑक्सीजन का भी परमाणु द्रव्यमान दिया जाता है अनुपात में। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का 16। इसी प्रकार जब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में, तो ये भी आता है 2 अनुपात। अब ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 गुणित 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो, अब द्रव्यमान को अगर हम स्थिर रख दें, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को अगर हम स्थिर रख दें और केवल ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जिनसे ये हाइड्रोजन जो है क्रिया किया हुआ है, उनके द्रव्यमान को अलग करें, तो इनका जो सरल अनुपात होता है वो भी 1:2 में है। अर्थात यही है गुणित अनुपात का नियम कि जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो किसी एक तत्व का जो द्रव्यमान है, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, वो एक सरल अनुपात में होता है। और ये है हमारा सरल अनुपात 1:2। ठीक है, समझ आ गया गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम को समझाने के लिए हम एक और बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स 5 प्रकार के ऑक्साइड्स हम जानते हैं। पहला है N2O, दूसरा ले लेते हैं NO2, तीसरा ले लेते हैं NO, चौथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O4, 1 2 3 4, और पांचवा आता है N2O5। तो यहां पर हम देखते हैं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात। तो ये भी N2O, NO2, NO, N2O4, N2O5, इन सब में ये एक सरल अनुपात में होता है। और वो अनुपात होता है 1:2, 1:3, 4, 5। जब इसको पूरी तरह से कटाएंगे तो ये इस प्रकार का अनुपात आता है। अब देखते हैं ये कैसे अनुपात आता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 7,
तो ये हो गया 14 अनुपात ऑक्सीजन का 16। इसी प्रकार NO2 का लेंगे तो ये आ जाएगा नाइट्रोजन का 7 अनुपात ऑक्सीजन का 16 और ये 32। इस प्रकार से जब क्रमशः इनका निकालते जाते हैं तो एक निश्चित अनुपात आता है और वो एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है और वो होता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो एक एग्जाम्पल ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक और एक है नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो भी एक सरल अनुपात में पाए जाते हैं, अर्थात ये सरल अनुपात में गुणित अनुपात में जिनको कह सकते हैं ये होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणित अनुपात का नियम। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नियम है चौथा। चौथा नियम देखेंगे इसमें आपका कौन सा है, तो चौथा नियम आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पहले क्या देखें, गुणित अनुपात का नियम, अब चौथा आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब समझते हैं ये क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये जो नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, रिचर। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो रिचर। समझते हैं अब ये क्या है। देखिए, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, समझिए, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस अनुपात में संयोग करते हैं उनमें जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व भी आपस में संयोग करते हैं, या कह सकते हैं उन अनुपातों के बीच भी एक सरल अनुपात होता है। तो ये है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, दिया किसने है, तो रिचर ने। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, यहां पर 3 तत्व लेंगे, हाइड्रोजन, और एक लेंगे यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहां पर हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के बनाते हैं एक यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं H2O। तो ये दो तत्व, दो प्रकार के यौगिक, और हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ मिलकर के हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O, और साथ में ये जो सल्फर और ऑक्सीजन है ये भी आपस में क्रिया करके एक यौगिक बनाएंगे और वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं इनमें कैसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है। तो देखिए, हम एक एक करके इनके अनुपात को कंपेयर करते हैं। तो पहला ले लेते हैं H2S का अनुपात। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और सल्फर का है 16 परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान होता है 32। तो ये आ गया 2:32। ठीक है, दूसरा हमारा H2O का ले लेते हैं। अब H2O में क्या है, तो इसका अनुपात क्या निकलेगा, तो देखते हैं 2 अनुपात ऑक्सीजन का 16। अब इसमें अगर हम एक को स्थिर रख दें,
अर्थात किसको स्थिर रख दें, जो कॉमन है H2H2। अगर यहाँ पर दो अनुपात को स्थिर रख दें और इन दोनों के बीच अनुपात निकालें तो ये क्या निकलेगा, 32:16। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, 2:1। ये हमने दो यौगिक का देख लिया तुलना करके। चलिए अब देखते हैं इसमें तीसरा यौगिक कौन सा है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम अनुपात देखते हैं तो सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16 और अनुपात है या द्रव्यमान है 32, अनुपात ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 32। तो इस प्रकार से इसका अनुपात आ गया 1:1। तो यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम अनुपात, जो दो तत्व आपस में मिल करके यौगिक बनाए हैं उनमें भी एक सरल अनुपात है, और उन दो तत्व जब आपस में मिल करके भी जब यौगिक बनाए हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जैसे, तो इनमें भी एक सरल अनुपात है। दोनों अनुपात को अगर हम मिला करके लिखें, मान लो इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण दूसरा ले लेते हैं। दोनों अनुपात को अगर मिला करके भी लिखेंगे तो क्या होगा, 2:1। इसको लिख सकते हैं 2/1 के रूप में, और अनुपात 1:1। तो ये भी फिर भी क्या आएगा, 2:1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दो तत्व आपस में मिल करके एक तत्व जो है आपस में किसी दो तत्व से मिल करके यौगिक बनाया है, तो ये यौगिक जो है इनमें एक सरल अनुपात है जैसे H2S, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाया है H2O। और इसी प्रकार जब सल्फर और ऑक्सीजन भी आपस में मिल करके बनाए हैं तो इनमें भी एक सरल अनुपात है और वो है 1:1। और इन दोनों को जब आपस में मिला करके देखें तो इनमें जो एक अनुपात आया वो भी एक सरल अनुपात है, 2:1। ठीक है, तो ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नोट करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट नियम। पांचवा और आखिरी नियम, गे-लुसांग का गैस आयतन संबंधी नियम। गैस आयतन संबंधी नियम। नाम से ही स्पष्ट है कि एक नियम किसने दिया है, तो गे-लुसांग ने। अब गे-लुसांग का गैस आयतन संबंधी नियम क्या कहता है, तो देखते हैं। तापक्रम और दाबक्रम, यानी कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में जब गैसें आपस में क्रिया करती है, जैसे दो गैसें ले लेते हैं, अगर वो ताप और दाब की समान परिस्थिति में आपस में क्रिया करती है तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है, ये कहा गया है गे-लुसांग के द्वारा। और इनसे बनने वाला उत्पाद भी अगर गैसीय अवस्था में है तो उनमें भी एक सरल अनुपात होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, N2+3H2 इससे बनता है 2NH3। तो यहां पर जब इसका आयतन देखते हैं तो ये है 1:3 और ये है 2। तो इस प्रकार से इनका जो आयतन है वो एक सरल अनुपात में पाया जाता है। तो ये है गे-लुसांग का गैस आयतन संबंधी नियम, सरल है। जैसे इसी में और एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन से भी दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं, कार्बन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं
तो उनमें भी एक सरल अनुपात होता है और वो अनुपात होता है 2:1:2। इस प्रकार से जैसे 1:3:2 है, उसी प्रकार उसमें भी एक सरल अनुपात होता है और वो है 2:1:2। रिएक्शन कैसा होगा? 2CO + O, इससे बनता है 2CO2, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां तक ये हो गया हमारा रासायनिक संयोग के पांचों नियम। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं गेल-लुसाक का नियम। गैस आयतन संबंधी नहीं कहेंगे तो भी गेल-लुसाक का नियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, द्रव्य की कणिका प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य की कणिका प्रवृत्ति या ये है प्रकृति। थोड़ा सा मिस्टेक है। द्रव्य की कणिका प्रकृति हम इतिहास में भी देखते हैं। हमारे पुराने इतिहासकार रसायन के ज्ञाता थे, उनको रसायन से इलाज करना आता था, रसायनों से एक रसायन को दूसरे रसायन में परिवर्तन करना आता था। तो उनको भी मालूम था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और इन्हीं छोटे कणों के ऊपर और रिसर्च किया गया और खोज किया गया। जैसे महर्षि कणाद हैं और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं पुराने, तो इन सब ने द्रव्य के गुण, धर्म और उनके रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन किया है। इसी के आधार पर डाल्टन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो छोटे छोटे पदार्थों से मिल करके बना होता है और इन पदार्थों को उन्होंने नाम दिया है एटम, और एटम को ही शब्दार्थ के रूप में नाम दिया गया है परमाणु। परमाणु, और इसी को डाल्टन ने दिया है तो इसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद। अब समझते हैं बिंदुवार कि ये डाल्टन का परमाणुवाद है क्या। तो ये दिया गया है सन 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं कि परमाणु क्या है। इसके बारे में तो देखते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म या अविभाज्य और अविनाशी कणों से मिलकर के बना होता है जिनको डाल्टन ने नाम दिया है परमाणु। क्या नाम दिया है? परमाणु। और किसी भी एक तत्व के अगर सारे परमाणु समान हैं तो उनमें पाए जाने वाले परमाणु के आकार, आकृति, द्रव्यमान भी समान होते हैं, ये बताया उन्होंने। दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर किसी अलग अलग तत्व के परमाणुओं को जब देखते हैं तो उनके जो आकृति, आकार, द्रव्यमान हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा, परमाणु जो है आपस में मिल करके और अणु का निर्माण करते हैं, संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसको यौगिक अणु कह सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि परमाणु हमेशा एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे पहले ही देखे हैं गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसमें सरल अनुपात होता है। सल्फर और ऑक्सीजन अगर एक आपस में मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वहां पर भी एक सरल अनुपात होता है।
कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के अनुपात यौगिक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर भी एक सरल अनुपात होता है। तो इसी को इन्होंने बताया है कि परमाणु हमेशा एक सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया में ये परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। इसको जैसे हमने पहले ही देखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है। ये हमने पहले भी देखा है, इसी को जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में रखा है। अब इसमें देखते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी की कमियां क्या है। इन्होंने बताया कि परमाणु क्या है और परमाणु किसे कहेंगे, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और ये छोटे पदार्थ क्या हैं, तो ये हैं परमाणु। उन्होंने कहा परमाणु जो है अविभाज्य होता है, ये इनका कमी में आ जाता है। तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत का कमी, तो कमी क्या है देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, जो बाद में जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, ये इनका कमी आ जाता है। इन्होंने कहा कि समान तत्वों में समान परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन समान तत्वों के भी अगर समस्थानिक लिए जाते हैं तो उनके परमाणु के आकार, आकृति और द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं और क्या है, तो किसी परमाणु को बांध कर रखने वाले कौन सी बंध होता है, या दो परमाणु जब आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो कौन सा बंध होता है जिसमें वो आपस में मिल करके परमाणु से अणु का निर्माण करते हैं, इसके बारे में, उस बंध के बारे में वे नहीं बता सके। इस प्रकार से उनके सिद्धांतों में ये सारी कमियां थी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने और इस पर खोज किया, जिसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं तो देखते हैं। सबसे प्रथम परमाणु के बारे में बताया है जॉन डाल्टन ने, और डाल्टन के बाद इसमें और आते हैं हमारे नील बोर, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। इन सब ने जब अपना और खोज किया तो उन्होंने पाया कि नहीं, परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु जो है विभाज्य कण है। और परमाणु जो है 3 स्थायी कणों में और टूटता है, जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, अविनाशी कण है। तो अविनाशी तो है, ठीक है, लेकिन परमाणु जो है विभाज्य कण है, जो 3 भाग में टूट रहा है, वो भी स्थायी कणों में, और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो समस्थानिक का खोज हुआ, जैसे पहले डाल्टन ने कहा था कि समान प्रकार के तत्वों में समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये रदरफोर्ड, चैडविक ने ये बताया कि अगर समस्थानिक पाए जाते हैं तो समस्थानिक में जो है अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इससे अगर मिल करके एक यौगिक बनाते हैं HCl। अब HCl में हम ले लेते हैं, तो HCl में एक बार अगर क्लोरीन को लें 35 और दूसरे बार HCl बनाने में क्लोरीन उपयोग करें क्लोरीन 37, तो यहाँ पर इसके परमाणु के आकार, द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। तो इसको इस प्रकार से जॉन डाल्टन के कमियों को पूरा करते हुए रदरफोर्ड, चैडविक और इन्होंने अपना परमाणुवाद दिया और इसे अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो चलिए देखते, इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कल। इससे संबंधित अगर आपको और भी कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसको आपको फिर से बता दिया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कल। थैंक यू।